आज वो मेरे साथ मौजूद आज इस वक्त मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, के गोस्वामी साहब, जो कि मशहूर एक्टर हैं और हर एक के काफ़ी ज़्यादा अजीज़ हैं। ख़ास तौर से बच्चों में तो इस कदर इनकी मकबूलियत है जिसका जवाब ही नहीं। बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी भाई आपका। धन्यवाद। थैंक यू। जी। आपसे काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात हो रही है मेरी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, कभी हम हमेशा मिला करते थे, लगभग हर रोज़ ही मिल जाते थे। जी हाँ, एक साथ ही एक बिल्डिंग में हाँ। रहते हैं तो मुलाकात हुआ करती थी चलते फिरते। जी। गोस्वामी भाई, जो आपके चाहने वाले हैं आज वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे और यकीनन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप बिहार मुजफ्फ़रपुर से हैं आप, जी जी। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, मुजफ्फ़रपुर से, बिहार से मुंबई का सफ़र, आप 1997 में आप मुंबई आ गए थे। हाँ, नहीं, हम 93 में हाँ। मुंबई आ गए थे। अच्छा। हाँ, 93 में, 92 में आए, चले गए, कुछ दिन ही रहे, फिर 93 में आए और 93 94 से कंटिन्यू रह गए थे, अच्छा। यहाँ रहने लगे थे। तभी मुझे ये फ़िल्म मिली थी, सनम ओ सनम, अच्छा। जिसमें विनोद खन्ना साहब, रीना रॉय, जावेद जाफ़री साहब और रोनित राय और तमाम बड़े दिग्गज कलाकार उसमें काम कर रहे थे और उसमें मुझे भी एक छोटा सा रोल निभाने का मौका मिला था। उसके डायरेक्टर बरखा राय जी थी और प्रोड्यूसर थे अनूप जलोटा साहब। ओके। उसके बाद मैंने विवेक अग्निहोत्री जी का एक विनर ऑफ द वीक प्रोग्राम आता था, ELTV था, जी वालों का, जी। उस पर ये प्रोग्राम आता था, वाओ विनर ऑफ द वीक, विनर ऑफ द वीक में, हाँ, राइट। जिसमें सॉन्ग्स आते थे। उस सॉन्ग्स से रिलेटेड हम लोग सीन करते थे, ओके। तो जिसमें हीरोइन कश्मीरा शाह जी, जो अभी कृष्णा कृष्णा अभिषेक विजय की वाइफ है। पत्नी है, हाँ, वो नई नई आई थी और मैं भी नया नया आया था, मैं हीरो था, वो हीरोइन थी। तो इस तरह से हमने। स्टार्ट हुआ। जी। अच्छा ये बताइए, आप जब वहाँ घर से चले, घर में थे जब आप वहाँ हाँ। मुजफ्फरपुर में थे आप, तो वहाँ पे क्या माहौल था? मतलब आपने वहाँ पे रह के क्या सोचा कि मुझे बॉम्बे ही क्यों जाना है? मतलब एक्टिंग में हमेशा से ही बहुत ज़्यादा आपका ध्यान था या कोई प्रेशर भी था कि मतलब कुछ तो करना है, मतलब यहाँ रह के तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम? नहीं, बॉम्बे आने के लिए तो सोचा ही नहीं था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा कभी। हाँ, बॉम्बे के बारे में मतलब बात ही नहीं थी। अच्छा। मैं तो वहाँ जीवन यापन के लिए सर्वाइविंग के लिए अपने मतलब बाबूजी के पिताजी की एक दुकान है, अभी भी थी, पहले भी, अभी भी है, जो मेरा छोटा भाई चलाता है, श्रृंगार की दुकान, जो परचून की बोलते हैं। उसमें सारे घर के यूज़ के, महिलाओं के, बच्चों के यूज़ के सारे सामान होते हैं, जो भी श्रृंगार स्टोर बोल सकते हैं। तो वो दुकान पर हम बैठते थे। फिर हम हमारे चौक पर डॉक्टर लोग बहुत थे, तो डॉक्टरों के साथ मेरी ज़्यादा बातचीत होती थी। तो उन लोगों ने बोला, क्या पढ़ लिख के पढ़ रहे हो, एक काम करो, तुम इंजेक्शन लगाना सीख लो। तो 1 रुपया 50 पैसा पर इंजेक्शन उस समय मिलता था, सिर्फ लगाने का। तो कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा है, तो सो दिन में 2-4 इंजेक्शन लगा लोगे तो 2-4-5 रुपया हो सकता है, कमा लोगे। तो मैंने वो उनके साथ शुरू किया, थोड़ा सीखा। फिर एक होम्योपैथ के डॉक्टर थे, रामदेव दुबे जी, उन्होंने बोला, आप मेरे पास बैठा करो, मैं आपको होम्योपैथ का डॉक्टरी सिखा दूँगा। फिर उनके साथ बैठता था, वो इतनी मोटी मोटी किताब बुक्स देते थे मुझे पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता था। जो पेशेंट आते थे उनसे सिम्टम पूछ कर, इसमें सिम्टम मैच करके उनको मैं बताता था कि ये दवा, फिर वो चेक करते थे और कभी हम रॉन्ग हो जाते, कभी राइट हो जाते। तो इस तरह से उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था। फिर इसी बीच एक स्टूडियो था फ़ोटोग्राफ़ी का मेरे चौक पर, तो स्टूडियो मैं खोलने का प्लान में था बहुत दिनों से, कि मुझे शौक़ था फ़ोटोग्राफ़ी का। तो स्टूडियो वाला अचानक से बेचकर जाने लगा।
मुझे पता चला तो मैंने खरीद लिया। अच्छा। बाबूजी को बिना बताए थोड़ा इधर उधर दोस्त यार से पैसा लिया और ख़रीद लिया। कितने का था वो? उस समय 15-20 हज़ार का था कुछ। अच्छा। तो कुछ तो उधार लगा दिया और कुछ किसी से पैसे लेकर के, कुछ माँ से सबसे करके मैंने खरीद तो लिया, लेकिन अब आता कुछ नहीं था। तो मैंने एक स्टूडियो वाले से कांटेक्ट किया, दूसरे शहर वाले से, फिर वो आकर मुझे मदद किया और स्टूडियो चलाता था। स्टूडियो के दौरान, फ़ोटोग्राफी के दौरान मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर से हो गई। वहीं पर? मतलब फ़ोटो हम वहाँ खींचते थे, हाँ। लेकिन उसको डेवलप कराने के लिए, धुलवाने के लिए हमको मुजफ्फरपुर शहर आना पड़ता था। अच्छा। तो वहाँ पर फ़ोटो एलार्जर मशीन से बनवा कर और रात को सूखने डालते थे बिस्तर पूरा घर में। अच्छा। तो रात को सूखता था वो, सुबह सूख जाता तो कटिंग करके फिर हम यहाँ आकर के ग्राहक को देते थे। अच्छा। तो कभी सूखने के लिए डाला था और हम लोग सूखने डाल देते थे और घूमने निकल जाते थे। अच्छा। क्योंकि हम वहीं पढ़ते भी थे, लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर में। अच्छा। तो वहाँ के सब दोस्त लोग थे, तो उनके साथ हम घूमने निकल जाते। उस दौरान एक डायरेक्टर से मुलाकात हो गई रात को, और उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि आप आ जाइए, हम आपको फिल्म में काम देंगे। उनका नाम है कुमार विकल साहब। अच्छा। तो कुमार विकल जी ने मुझे अपनी फिल्म रखिया लाज अचरवा के में पहली बार काम दिया। भोजपुरी फिल्म थी। उसके बाद 3-4 फिल्म और मैंने किया वहाँ रहते रहते। और जब फिल्म रिलीज हो गई तो सब मुझे दोस्त यार लोग बोलने लगे, अरे तुम तो हीरो बन गए हो, इतना अच्छा काम करते हो, तो बम्बई जाना चाहिए। अब बम्बई का चस्का शुरू हुआ। वहीं से? तब मैं मुंबई आ गया। गोस्वामी जी, अब जो हर इंसान के हाथ में तो कुछ होता नहीं है। जैसे आपके कद छोटा रहे है, लेकिन ये तो आपके हाथ में है नहीं, कुछ भी नहीं, सब भगवान की तरफ से होता है। तो लेकिन जब थे तब वहाँ पे लोग आपको कैसे देखते थे? मीन्स लोग, एक बात बता रहे हैं, मतलब हम ये पूछना चाह रहे थे कि कभी आप डिसहार्टेड होते थे? लोग आपका कभी कभी मतलब आपको बोलते भी होंगे कुछ मजाक में भी, तो उस वक्त कुछ आपके दिल में कुछ लगता था? जब कॉलेज में थे तब थोड़ी तकलीफ़ होती थी, और बिजनेस में भी थे तो हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो गांव में थोड़ा कुछ ज़्यादा नासमझ होते हैं लोग, जी। जो मुझे कभी कभी कुछ बोल दिया करते थे कभी। तो मैं अपने बाबूजी को बोलता था, पिताजी को, कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो बाबूजी बोलते थे, कोई बात नहीं, आप स्पेशल हो, यूनिक हो, हज़ारों में एक हो, तुम सबसे अलग हो, और तुम पर ईश्वर की ज़्यादा कृपा है, इसलिए तुमको लोग ज़्यादा देखते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना हाइट कम है तुम्हारी, तो तुम अपना दूसरा स्केल ऊपर उठाओ और कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा ये छुप जाए। और कुछ इस तरह से फिर मैंने अपने आप पर मेहनत किया। वही कभी डॉक्टरी, कभी फोटोग्राफी, कभी कुछ करते धरते फिर शूटिंग लाइन और यहाँ आया। फिर स्ट्रगल करते करते, जैसे सबको स्ट्रगल होता है, तो सबसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल हम लोगों के लिए होता है कि आपके जैसे लोगों के लिए हर फिल्म में रोल होता है। पुलिस बना दिया, हवलदार बना दिया, चोर डाकू दुकानदार, कुछ भी बना दिया। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए भी हर रोल में हम भी फिट होते हैं। लेकिन लोगों का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो नज़रिया है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ कॉमेडी कर सकता हूँ। तो लोगों ने हमारे जैसे छोटे हाइट के लोगों के बारे में लोगों का नज़रिया यही था कि हम लोग सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं, गाने में आके चले गए, फाइट में आके थोड़ा एक्शन किया और चले गए। तो इस तरह से मुझे भी बहुत तकलीफ़ थी, काम नहीं मिलता था। पर मैंने लोगों में विश्वास जगाया, मैंने लोगों को कन्विंस किया, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, स्पेशली जो राइटर होते हैं उनको कन्विंस किया कि आप हमारा रोल लिखिए। और हमारे जैसे लोगों के अंदर भी दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन साहब
कॉमेडी में अगर देखा जाए महमूद साहब, जॉनी लीवर साहब बसते हैं। अगर हमें मौका नहीं देंगे तो हम दिखाएंगे कैसे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और नो डाउट मुकेश खन्ना जी शक्तिमान शक्तिमान जी, विवेक अग्निहोत्री जी ने 95 में इतना बिलीव किया मुझ पर कि मुझे उन्होंने मतलब हीरो जैसा कैरेक्टर दिया। और मुकेश खन्ना जी का शक्तिमान में तो छोटा सा रोल था, लेकिन तुरंत बाद आर्यमान उन्होंने बनाया तो उन्होंने मेन कैरेक्टर हमसे कराया। जो 10,000 साल का एक गुरु होता है, जो आर्यमान का गुरु, जी तो वो रोल मैंने किया। इस तरह से कई दिनकर जानी साहब उसके डायरेक्टर थे, तो लोगों को हम पर बिलीव होने लगा और हमारे लिए लोग अच्छे अच्छे कैरेक्टर लिखने लगे। सुनील अग्निहोत्री साहब जिन्होंने चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, तो उन्होंने बेताल पचीसी में मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया था। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग मुझ पर बिलीव करने लगे। एक इम्तियाज़ बगदादी साहब हैं, वो उन दिनों शिश कोई है करके एक भूत प्रेत वाला कोई है आता था, तो उनसे हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने 4 एपिसोड का एक स्टोरी लिख दिया। इम्तियाज़ अरशद भाई अभी तो बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं, तो अरशद जी, इम्तियाज़ जी दोनों मिलकर लिखते थे शिश कोई है। इम्तियाज़ जी ने मुझे कांटेक्ट किया, बोला कि मैं तेरे लिए ना एक रोल लिखा हूँ। 4 एपिसोड की कहानी है। विकराल एक होगा, एक लंबा आदमी, उसके साथ एक उसकी सेक्रेटरी लड़की होगी और एक तुम रहोगे। जाके ऑडिशन दे दो। ऑडिशन दिया, पास हो गया। और वो 4 एपिसोड कब आज जो आप मेरे साथ बैठे हैं, उसी 4 एपिसोड का देन है जी। आपको उस कैरेक्टर के लिए बहुत याद किया गया है। बहुत गबरू घबराल, विकराल घबराल। और उसके बाद तो आपको लोग वही नाम से जानने भी लगे, लोग आपको उसी नाम से पुकारने भी लगे, इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन यहाँ पे इस मुंबई जैसे शहर में आना और यहाँ पे अपना एक मुकाम बनाना, ये तो आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ थी, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो कैसा था? क्योंकि लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, लोग कहते हैं अरे कहाँ चले आए हो तुम यहाँ पे शहर में एक्टिंग करने, वो भी आ गए तुम यहाँ पे, बड़े बड़े लोग जूते घिस रहे हैं अपने। वो दौर कैसा था आपके लिए और कितना डिसहार्टनिंग था? कुछ ऐसे कुछ लोग भी मिले होंगे जो आपको पूरी तरह डिसहार्टेड कर दिया होगा उन्होंने। हाँ, ऐसे भी लोग मिलते थे और कई बार ऐसा लगता था कि हम क्यों आ गए, गांव चले जाते हैं। लेकिन फिर देखा पीछे कि हम 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा हमने समय यहाँ बिता लिया। अब अगर गांव जाऊँगा घर पे तो वहाँ के लोग बोलेंगे फेल हो गया और कुछ कर नहीं पाया। तो ये सब सोचता था और वहाँ जाकर भी क्या करूँगा। अगले महीने देखता हूँ, ये अगले महीने मुंबई जो है ना और फिल्म इंडस्ट्री अगले महीने पर ही जिंदा है। अगले बस नेक्स्ट मंथ मेरा ये हो जाएगा। हर आदमी इसी विश्वास के साथ जी रहा है कि नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ में मेरी ये फिल्म आ जाएगी, वो फिल्म मिल रहा है, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। ये सोच कर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने शादी तक नहीं की, जिन्होंने पूरी उम्र दे दी इंडस्ट्री को। उनमें से मैं एक भाग्यशाली हूँ, मुझे काम मिला। और मैं लोगों को ये सजेस्ट कभी नहीं करता कि सब लोग फिल्म लाइन में आओ। आईने के सामने हर कोई खूबसूरत है, और खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे एक्टर भी होंगे। और अच्छे एक्टर भी हैं तो फिर आप आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ लाखों एक्टर आपसे भी अच्छे अच्छे यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छी किस्मत होना बहुत ज़रूरी है। और किसी और काम में अगर जाते हैं, किसी और क्षेत्र में, तो गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे, मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन फिल्म लाइन में मेहनत का फल मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि फिल्म लाइन में आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपने कभी ये सोचा कि जब काम नहीं मिल रहा था और जीना बड़ा मुहाल था, तो कुछ भी कर लें यार, कहीं पे मजदूरी भी कर लें या किसी दुकान में बैठ जाए, कुछ भी कभी सोचा आपने, कभी दिमाग में आया था? हाँ, बहुत बार सोचा। जब कई दिनों तक खाने बिना रह जाते थे,
पैसे नहीं ख़त्म, पैसे ख़त्म हो गए और बड़ी वैसी ज़िंदगी चल रही थी। तो कई बार सोचा कि कुछ जॉब ही कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ भी जॉब के लिए जाते कोई जॉब देता नहीं था। और मेरी कुछ लोगों से ऐसी पहचान हो गई थी, वो लोग मुझे बियर बार में ले जाते थे। तो वो ड्रिंक करते और इतना इतना नोटों की गड्डी टेबल पर रख कर और मुझे बोलते थे ऐसा ऐसा लुटाओ। तो मैं बोलता नहीं, मैं लुटाऊंगा नहीं, और ठीक है आपके साथ बैठा हूँ। तो वो जो उनके लिए जो चखना आता था ना, ये सब बादाम काजू सब लगा, और इधर तो मैं कई कई दिनों से भूखा रहता था तो मैं वो खा लेता था, गाजर खा लेता था। फिर उनको देखता भी रहता था, कहीं वो ये नहीं सोचे कि यार ये तो ऐसा कर रहा है, हालांकि वो छोड़ देंगे तो फेंक ही देगा तो इस तरह से। और वहाँ वो पैसे लुटाते थे वो लोग बहुत सारे, अभी भी लोग लुटाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को आप लेके जाते हो उनको 50 रुपए की बहुत ज़रूरत रहती है, और आप वहाँ पर 50 रुपए की इतनी बड़ी बड़ी गड्डी ऐसा फेंक के आते हैं। लेकिन जिसको लेके जाते हो उसको अगर 50 रुपए दे दोगे तो 2-3 दिन जी लेगा वो, तो वो देते नहीं थे तो कभी आपने उनसे कहा नहीं, कभी उनसे उधार नहीं मांगा आपने? नहीं कि यार वहाँ पैसे उड़ा रहे हो, मुझको भी दे दो। नहीं, वो तो बोलते थे घर पे आ जाओ खाना खाने। तो मैं भूखा रहता था, मैं बोलता ठीक है मैं आऊँगा घर पे, जाता भी था। आदर्श नगर में उनका ऑफिस था, तो मैं उनको मिलने भी जाता। वो बोलते खाना खाओगे? मैं बोलता नहीं नहीं मैं तो खा के आया हूँ। सो मैं खाना मेरे सामने आता था, वो खा रहे खाओगे केके खाओगे? मैं बोलता नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खा के आया हूँ, जबकि मैं भूखा होता था। तो पैसे मांगने की तो दूर की बात है जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप बहुत खुददार इंसान हैं, और मुझे जहाँ तक पता है आप बहुत ज़्यादा खुददार हैं। यही वजह होगी कि आपने सब भूखे रह ली लेकिन खाना नहीं उनसे मांगा। लेकिन आपसे चीज़ पूछेंगे कि आपने लव मैरिज की? हाँ, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज प्लस लव है ये मेरी बहन का ससुराल है उस गांव में जहाँ मेरी पत्नी का घर है। उनके 4-5 घर के बाद में दोनों के बीच में। तो मैं अपनी बहन के यहाँ कभी कभी जाता था, छोटी बहन। तो उस बहन ने इनसे कहा कि इनके पिताजी लड़का देख रहे थे इधर उधर। तो मेरी बहन ने इनसे कहा कि मेरा भाई है और ऐसी हाइट है, छोटे हैं, मुंबई में रहते हैं। उस समय मेरा जूनियर जी चल रहा था, और जूनियर जी में मैं मेन विलन था मैं, और शक्तिमान भी चल रहा था। तो मेरी बहन ने कहा ये सीरियल चल रहा है, देखना है तो देख लो, और शादी आप देख लो अगर कर सकते हो तो उन लोगों ने हाँ कर दिया। फिर जब 8 दिन बचा था तो गांव में ये बात फैल गई। तो इनके पिताजी और इनके माँ को लोगों ने बोला कि वो इतना सा है, छोटा सा है, तुम्हारी बेटी लंबी है, उससे शादी करने से अच्छा है बेटी को लेकर कुआं में कूद जाओ, मर जाओ दोनों सो मत करो। तो इनकी माँ ने इनको बहुत समझाया कि बेटी तू मना कर दे। तो हम लोग तो ये बोली नहीं, अब तो मैं मन ही मन पति भी मान चुकी हूँ और मैं तो अब शादी उनसे ही करूँगी। तो इन्होंने हाँ किया। फिर इनके पिताजी ने भी पूछा कि बेटी ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, तुम बोल दो ना तो ना। फिर बोली नहीं मैं शादी करूँगी। फिर हम गए और भी कहानी है। फिर हम बोले कि नहीं हम मंदिर में करेंगे शादी, कि वो मुझे डर था कि घर पे बारात लेके जाएंगे, और इन्होंने देखा ऐसा छोटा सा कहीं उस समय मना कर दे तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि बारात लेकर नहीं जाएंगे और कोई पब्लिक नहीं रहेगी, मंदिर में चलेंगे वहीं शादी करेंगे। अगर वहाँ मना की तो वहीं से बम्बई चले जाएंगे, बम्बई ख़त्म। लेकिन ये मंदिर में देखी, फिर पुलिस आ गई, बोला बेमेल जोड़ी है, शादी नहीं होने देंगे। तो फिर मंदिर में भी रुकावटें आई, और सीरियल के वजह से मैं फेमस हो गया था।
तो वो बहुत भीड़ हो गई, ट्रैफिक हो गई, बहुत बुरा हालत हो गया, हज़ारों लोग जमा हो गए। एक बेमेल शादी, ऊपर से एक्टर। सो फिर पुलिस वालों ने उनको अलग बिठाया, पूछा कि आपको ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं? तो ये बोली नहीं नहीं, मैं मर्ज़ी से कर रही हूँ और मैं शादी इनसे ही करूँगी। फिर हमारी मंदिर में वहाँ शादी हो गई। ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आपकी शादी हुई है, एक फिल्मी आदमी के लिए बिल्कुल। इससे अच्छी शादी और नहीं हो सकती कोई। जहाँ पे सारे मसाले मौजूद थे, पुलिस भी आ गई, पब्लिक भी आ क्या गई। बात है। वहीं वकील साहब आ गए, वहीं पर सब हुआ। गोस्वामी जी, जब आपके पास काम आना शुरू हुआ, फिर काम तो आपने बहुत किया और बहुत एक अच्छा मुकाम भी बनाया। हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब उसके बाद काम बहुत कम होना शुरू हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में भी वक्त आया वाला, हाँ, तो अभी अभी वही वक्त चल रहा है। और तो उस वक्त कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? मतलब खर्चे तो इंसान के वैसे ही, ज़िंदगी वैसे ही चलती है। मुंबई जैसा शहर जो हर जगह पे आपको रुपया खर्चा करना पड़ता है घर से निकलते ही। तो फिर अभी हमने सुना बीच में आपने एकता कपूर से भी गुहार लगाई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी काम की, तो क्या हुआ अभी? और दूसरे जो आपके आर्टिस्ट जो दोस्त हैं, उनसे कोई सपोर्ट मिला नहीं मिला? हम्म, देखिए 2018 तक तो मेरा चल रहा था CID और ये रुद्र के रक्षक, कॉन्टिलो के साथ मैंने 11-12 शो किए, मतलब अच्छे करेक्टर, मेन हीरो वाला रोल सब। 2018 से थोड़ा ये हुआ कि सीरियल नहीं मिला, बीच बीच में 1-2 शो मिला भी, तो थोड़ा उनका बजट कम था और किसी वजह से मुझे रोल पसंद नहीं आया, तो मैंने नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा, नहीं तो मैं कर लेता। तो फिर गैप आया तो मैंने और पहले जो मैं स्ट्रगल करता था तो मुझे सब पता था कि किसका स्टूडियो ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, किसको कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ से कैसे। अब मुझे कुछ नहीं पता है कि ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन फिल्म बना रहे हैं, कौन वेब सीरीज OTT के लिए क्या क्या बन रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं अब इस समय। कुछ फ़ोन आते हैं ऑडिशन के लिए, मैं जाता हूँ, ऑडिशन होता है, लेकिन किसी कारण से पता नहीं शायद मैं क्या एक्टिंग पसंद नहीं आई क्या, तो नहीं भी हो पाता है। लेकिन ऐसा है कि जो दूसरे क्षेत्रीय भाषा जैसे मराठी फिल्म, तो मराठी फिल्मों में मुझे ऑफ़र आ जाता है, कभी गुजराती फिल्म कर लेता हूँ। इन दिनों भोजपुरी में हर महीना में एक दो फिल्म कर रहा हूँ। तो 1 साल से तो कंटिन्यू मैं 1 साल के अंदर 12 महीने में लगभग 15 फिल्म मैंने किया है। वो फिल्में आपने की हैं जो घर जिससे चल सके आपका? हाँ, जिससे मेरा घर चल सके। और भोजपुरी में अब जो लोग मुझे सिर्फ कॉमेडी के लिए इस्तेमाल करते थे, अब वैसा नहीं है, अब मुझे सीरियस रोल मिलता है। हीरोइन का बाप बनता हूँ जिसमें बहुत सीरियस होता है। हीरो का मामा है, ऐसा मामा जिसने अपने 3 भांजे को पाल पोस कर बड़ा किया। और इसी तरह के अलग अलग कैरेक्टर अब करने को जो मिल रहा है, कुछ अलग चैलेंजिंग कैरेक्टर सब है। अगर ऐसे कैरेक्टर हिंदी में मिलने लगे तो मैं जो संजय मिश्रा जी हैं, अनुपम खेर साहब हैं, इस रेंज के एक्टरों में मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा रोल मुझे अगर हिंदी में मिलने लगे तो इस बीच जो मीडिया में आया था कि के गोस्वामी के पास काम नहीं है, तो ये ऐसा था, किसी ने मुझसे फ़ोन पे पूछा कि क्या चल रहा है, तो मैं बोला अरे मैं ये इसे कर रहा हूँ, तो कुछ भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, हिंदी में तो अभी काम ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हो गया। और कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा, मैं मतलब मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा, काम नहीं मिलेगा। अब उन्होंने उसको ऐसा मसाला बनाया कि आपने चावल दिया, उन्होंने पुलाव बना दिया। उन्होंने बहुत अच्छा बना करके
और मेरा फ़ोटो आगे करके और उन्होंने बना दी। अब उस पर दूसरे लोगों ने दूसरी यूट्यूब मीडिया उसी मैटर को लेकर मेरा फ़ोटो इस्तेमाल करके लोग अपना अलग अलग मैटर बना बना करके के गोस्वामी काम के लिए तरसे, के गोस्वामी के पास काम नहीं, काम मांगने गए, ये सब हुआ। फिर अभी कुछ दिन पहले पिछले साल एक मंदिर है, वहाँ हम भी जाते हैं, एकता जी भी आती हैं, अच्छा। तो सामने पड़ गई तो मैं भी मुस्कुराया, अभी मुस्कुराई, कैसे मैडम, नमस्ते मैडम। मैंने बोला मैम अभी ना मैं शो करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई शो नहीं है। अच्छा ठीक है नंबर दीजिए। और उनका जो साथ में बंदा था उन्होंने नंबर लिया, मैंने भी उनका नंबर लिया और ख़त्म हो गई। फिर मैंने किसी को बोल दिया ऐसे ही अच्छा। बात में कि एकता जी से मुलाकात हुई है ऐसा। फिर ये कहानी बनी। एक और बन गई कहानी। तो लेकिन आपको एकता कपूर के तो ऑफर आया कोई, मतलब कुछ शो का भी तो आया? अभी तक ऑफ़र नहीं आया है, और जब कहानी बन रही होगी ज़रूर बन रही होगी मेरे लिए कहानी। ज़रूर। हाँ ज़रूर बन रही होगी, और जब वैसी कहानी बनेगी उनको भी पता है, जो हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उनको भी पता है कि के गोस्वामी को बुलाएंगे तो कुछ अच्छा ही कैरेक्टर के लिए बुलाएंगे, इसलिए कोई भी रोल में तो मुझे बुलाएंगे नहीं। इसलिए मैं अभी मतलब काम मेरे पास नहीं है, काम नहीं है मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि एकदम काम नहीं है। अब जैसे इवेंट्स है, शादी का है, बर्थडेज़ का है, तो उसमें तो जो मैं शूटिंग में 15 दिन में पैसे मिलेंगे, वहाँ 1 घंटे में, आधा घंटा में मिलता है। तो वहाँ अटेंड करने का? अटेंड सिर्फ गए और हाथ हिलाया, नमस्ते किया, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी, और दुकान है तो रिबन कटिंग किया, और जितना पैसा मिलता है उतना शूटिंग में 15 दिन में मिलता है। क्या बात है। तो ऐसे सब चल क्या रहा भाई है। आपने बाकायदा यहाँ पे कार भी सीखी आपने, आप अपनी कार भी चलाते हैं अपनी, मैंने खुद देखा आपको। तो ये सब आप अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ आपको प्रकृति की तरफ से जो भी कमी रह गई हो, लेकिन आपने उसको कभी भी अपने पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि लोग हार जाते हैं ज़िंदगी में इस तरह देखा जाए तो, लेकिन आप जो है हर चीज़ से आप जीतते आए, क्योंकि कार वगैरह चलाना आसान काम नहीं है मुंबई में। और फिर तो वो सब आपने कैसे सीखा, मतलब क्या चीज़ थी आपको कि हमको भी हर चीज़ आनी चाहिए? सर देखिए, मैं पिछले साल शूटिंग कर रहा था भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार खेसारी लाल यादव के साथ, सोनभद्र के पास ओबरा एक जगह है, वहाँ फ़ोन आता है मेरा बेटा का, पापा गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ कॉलेज, डालमिया कॉलेज मलाड में है। मैं बोला बाइक से चले जाओ, गाड़ी लेके मत जाओ। तो उसने, जब मैं नहीं रहता था तो वो मेरा सिस्टम खोल देता था और वो गाड़ी लेके जाता था। वो बोला नहीं जाता हूँ, गाड़ी से चला जाता, शो करना होगा, बच्चा है, गाड़ी लेके चला गया। 15 मिनट भी नहीं हुआ, फ़ोन आया कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चल रही है, अभी सिटी सेंटर से थोड़ा पहले हूँ, लेकिन पैरों के पास बहुत गर्म हो रहा है। तो मैंने बोला एसी चालू कर लो। एसी चालू है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं बोला खिड़की खोल लो, हाँ, और देख लो कुछ। तो अब गाड़ियों में पानी डालने का सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें पानी और कूलेंट डालते हैं, हो जाता है। तो फिर मैं रखा फ़ोन, 1 मिनट भी नहीं हुआ कि दोबारा फ़ोन आता है, पापा वो गाड़ी में से धुआं उठ रहा है। किधर? इंजन में से। तो मैंने बोला गाड़ी साइड करके उतर जाओ, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके घर लेकर गैरेज में चले जाना, ठीक हो जाएगा। रखा, फिर 10 सेकंड 20 सेकंड में दोबारा फ़ोन आया कि गाड़ी में से बहुत लपटें उठ रही है आगे। मैं बोला गाड़ी से उतर जाओ, जहाँ है वहीं उतर के और बाहर खड़े हो जाओ। वो उतरा, बाहर खड़ा हो गया, बोलता अब क्या करूं? लेकिन उसकी जो आवाज़ थी ना, वो साउंड कर रहा था ऐसा
कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पुलिस वाले आ गए थे, पब्लिक पूछ रही थी कौन रहे, तू गाड़ी चला रहा था, किधर से गाड़ी कैसे लेके आया, ड्राइव लाइसेंस है क्या, ये है क्या। तो कांप रहा था, कूद रहा था, तो बहुत वो कांपते हुए वो हमसे बात कर रहा था, क्या अब क्या करूं, गाड़ी में आग लगी, सब लोग पूछ रहे हैं ऐसा। तो मैंने बोला सेल्फी बनाओ, फ़ोटो खींचो, तुमको क्या है, अब तो पब्लिक आएगी गाड़ी साइड कर देगी, पुलिस आएगी गाड़ी को उठा के तुम्हारी जगह पे पहुंचा देगी, फायर वाले आएंगे वो आग बुझा देंगे, तुम साइड में खड़े होकर सेल्फी बनाओ, फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, एंजॉय करो। अरे आप तो कुछ नहीं बेटा, तो फ़ोटो बनाओ ना, फ़ोटो खींचो ना, वीडियो बनाओ, सब काम आएगा। उसने वही किया, लेकिन फिर भी बहुत घबराया हुआ था। फ़ोन रखा, सब हो गया, पुलिस आई, गाड़ी को जगह पे पहुंचा दिया। 1 घंटे के बाद खेसारी लाल यादव जी ये सब कहानी सुन रहे थे, बगल में बैठे थे, तो सब देख रहे थे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मैं शॉट देने गया था, शॉट दे के लौटा तो खेसारी जी सब बैठे हुए हैं घेर के, और खेसारी जी बोल रहे हैं कि के गोस्वामी ऐसे ही के गोस्वामी नहीं है। तुम लोग बोलते हो कि के गोस्वामी को इतना पैसा मिलता है, उनको सेपरेट रूम, उनको सेपरेट गाड़ी, उनको ये है वो, हम लोगों को ये नहीं, उतना व्यवस्था नहीं। आज के गोस्वामी को मैंने देखा है, उस आदमी का 10 लाख का गाड़ी जल रहा है, बेटा जल सकता था, बेटा कांप रहा है, कूद रहा है, और इसने उसको इतना लाइट किया है, उस चीज़ को इतना लाइटली कर दिया। नहीं तो वो बेटा आज डिप्रेशन में चला जाता तो बेटा से भी हाथ धो देते। क्या बात। तो ये जो होना है वो तो हो गया, वो तो हो ही जाएगा। एक और बीमारी खरीदने से अच्छा है हिम्मत से काम लो। क्या बात है, बहुत ऊपर वाला बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है बात है के भाई, बहुत अच्छी बात है। ये क्योंकि भाई आपकी बातें सुन के लोगों को आज बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें पूरा यकीन है कि लोगों को बहुत कुछ पता चला होगा आज आपके बारे में, और हमें पूरा यकीन है कि ये शो देखने के बाद आपको और भी अच्छे ऑफ़र होंगे हिंदी फिल्मों में, सीरियल्स में, शोज़ में आपको ज़रूर अच्छे ऑफ़र होंगे। और हमें ये दुआ है कि आपका जो ये ज़बरदस्त जो टैलेंट है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मेरे मुझसे पहले मेरे जैसे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह ही नहीं थी। छोटा सा गाना में आया चला गया, फाइट में उठाकर फेंक दिया, हो गया। अब मेरे जैसे लोग बहुत काम कर रहे हैं। मेरे बाद मेरे जितने भी मेरे हाइट के लोग हैं, कोई ना कोई फिल्म में नज़र आते हैं, अच्छे अच्छे कैरेक्टर कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब लोग हमारे जैसे लोगों को समझने लगे हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ मजाक का सामान बना करके लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब हमें भी सीरियसली लेते हैं लोग, इस बात की खुशी है। और मैं बॉलीवुड का, और स्पेशली उन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग समझदार लोग हैं, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमें और हमारे जैसे लोगों को इतना आदर और प्यार देते हैं, और ऐसे ही देते रहेंगे आशा करता हूँ। जिस तरह लोग दूसरे जो होते हैं शॉर्ट हाइट के लोगों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार होता है। दूसरे जो हैंडीकैप्ड मतलब आजकल तो लोग दिव्यांग हैं, ठीक है, जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, जिनके आँख नहीं है, किसी न किसी रूप से अगर उनका अंग खराब है तो उसके साथ सब लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन एक हमारे जैसा जब व्यक्ति कोई सामने पड़ता है तो हमारे साथ वो व्यवहार नहीं करते जो वो लोग उनके साथ करते हैं। तो हमारे साथ लोग थोड़ा मजाक वाला अंदाज में आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर भी वही चीज़ है, लेकिन मतलब आप डबल कर रहे हो। हम भी हमारे जैसे लोग भी दिव्यांग में ही आते हैं, और किसी चीज़ की कमी की वजह से हम ऐसे रह गए। तो हम पर हंसने के बजाय अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप मदद कीजिए, ना कि आप भी उसके साथ हंसने के लिए खड़े हो जाइए। लेकिन आप बहुत स्पेशल इंसान हैं, ऊपर वाले ने आपको बहुत स्पेशल चीज़ों के साथ उतारा है दुनिया में, और यही वजह है कि आज आपको देखकर लोग जो हैं आपके पास आते हैं, लोग आपके पास सेल्फी लेते हैं, फ़ोटोग्राफ खिंचाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। आप बहुत स्पेशल इंसान हैं, हम कहेंगे। थैंक यू।
हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया के थैंक यू थैंक यू सो मच के भाई।